कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज दिनांक यानी कि 10 सितंबर 2023 को जो कंप्लीट कोचिंग सेंटर में टेस्ट हुआ है वर्ग 10 का, जो कि विज्ञान का टेस्ट था और विज्ञान का यह 8वां टेस्ट था। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं वो सभी अपना मैच कर सकते हैं कि कितना आपका प्रश्न सही है और कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रश्नों को देखेंगे। मैं इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि अब से जो ये टेस्ट शुरू हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ विलम्ब हो गया था इससे पहले वाले टेस्ट में और आज के टेस्ट में थोड़ा सा फासला है, लेकिन आज से कंटिन्यू रहेगा। प्रत्येक संडे को टेस्ट आयोजित किया जाएगा। 10वीं क्लास का प्रत्येक विषय का टेस्ट होगा। तो अभी साइंस का जो हम सोल्यूशन लाएंगे उसमें के एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें ये टेस्ट 50 अंक का हुआ है और 50 अंक में मैं बता दूं कि 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इस वीडियो में हम 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल को देखेंगे, फिर उसके बाद से दूसरे वीडियो में इसके बाद वाले प्रश्नों को देखेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि विद्युत चुंबक के किसका बना होता है, या फिर विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, विद्युत चुंबक जो होता है ना, उसमें होता है आपका नर्म लोहा का इस्तेमाल। इसमें क्या होता है, नर्म लोहा का। एक होता है आपका अस्थायी चुंबक। क्या होता है, अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक को बनाने में क्या होता है, इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे गौड़ा में थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब कहेगा कि विद्युत चुंबक बनाने में किस चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, तो होगा आपका नरम लोहा। और जब कहेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार किसका उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इस्पात का। अस्थायी चुंबक इस्पात और विद्युत चुंबक किसका बना होता है, नरम लोहे का। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब उसके बाद से दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दोनों को कर लेते हैं, एक बार मिस्टेक कर रहा है। देखिएगा, दूसरा प्रश्न कर रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, यानी कि किलोवाट घंटा से हम क्या मापते हैं। ठीक है, तो एक मापा जाता है, विद्युत शक्ति मापा जाता है, यानी कि इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी टिक किया उनका क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, इसको देख लेते हैं। जैसे विद्युत धारा का इससे मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का क्या होगा, एम्पियर होगा। समय का उसी प्रकार क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। घरों का जो वायरिंग होता है, देखिएगा, बिजली का जो उपकरण होता है, तो वह उपकरण का जो संयोजन होता है वह 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, और एक क्या होता है, मिश्रित क्रम। यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है, दोनों होता है। तो जो हम लोग के घरों में जो विद्युत का संयोजन होता है वह किस क्रम में होता है, तो ये होता है आपका समानांतर क्रम में। किस क्रम में होता है, समानांतर क्रम में। ठीक है, अब उसके बाद हम 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। और 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत धारा क्या होता है, उसमें ये प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज क्या होता है, तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति होता है जो क्या होता है, विद्युत उपकरण में लगाया जाता है। जब भी हाई वोल्टेज किसी कारणवश अगर तार में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह जल करके भंगुर हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज अगर पूछेगा कि विद्युत फ्यूज का उपयोग किसमें किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज का उपयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो कौन सा प्रभाव होगा, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, अब उसके बाद से देखिएगा 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है प्रश्न में। इसका जो उत्तर होगा ना, वह क्या होगा, विभव मापी होगा। क्या होगा, विभव मापी, हाँ, पोटेंशियल मीटर। ठीक है, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन मिस्टेक ही है, तो यहाँ पे ये वाला आपका होगा विभव मापी। अब इसके बाद हम छठे प्रश्न को देखेंगे। और छठा प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहे कि आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है। देखिएगा, जो हम लोग आसमान को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो आखिर करें कि कौन सा घटना है जिसके कारण उसका रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। तो यह क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आसमान का जो रंग होता है, आकाश का जो रंग होता है क्या होता है, नीला हमें दिखलाई देता है। ठीक है, अब आप देखिएगा, एक यहाँ पर अपवर्तन दिया हुआ है। अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई बाल्टी हो गया और बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो जब उसमें हम छड़ डालेंगे ना, तो छड़ थोड़ा सा क्या होगा, टेढ़ा प्रतीत होता है। ठीक है, ये घटना किसके कारण होगा, प्रकाश के
अपवर्तन के कारण। या फिर अगर बाल्टी है, अगर उसमें एक हम सिक्का डालेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, वह अपने सतह से उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये भी घटना किसके कारण होता है, तो प्रकाश ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन के कारण, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। कह रहे कि मानव नेत्र, 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 7 नंबर प्रश्न कह रहे कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। तो मानव नेत्र में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह किस रास्ते से प्रवेश करता है, वो हो जाएगा आपका पुतली। किस रास्ते से प्रवेश करेगा, पुतली के माध्यम से क्या होता है, मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है। अब उसके बाद से देखिएगा 8 नंबर प्रश्न था, कह रहे कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये होता है आपका दृष्टिपटल। क्या होता है, दृष्टिपटल पर ही क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, जैसे अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के ऊपर किसी स्रोत के द्वारा जब प्रकाश जब डालते हैं ना, तो वहां से परिवर्तित होकर के प्रकाश क्या होता है, हम लोग के आंखों पर पड़ता है। उसके बाद हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। मानव नेत्र में हम लोग इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। जो भी आपके पास नोट होगा उसका अभ्यास कीजिएगा, एक भी प्रश्न इसमें से गलत आपका नहीं होगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। अगर किसी कह रहे कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 1 डायोप्टर होगा। क्या होगा, 1 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी। और लेंस का जो डायोप्टर क्या होता है, लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 नंबर प्रश्न हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी कि 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी, ठीक है। अब कह रहे कि मरीचिका के निर्माण का मूल कारण क्या होता है, एक मृत मरीचिका होता है, ठीक है। तो कह रहे कि यह जो घटना होता है वह किसके कारण होता है, मृत मरीचिका। थोड़ा सा इसके बारे में सुनिएगा, जैसे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, पानी के अभाव में, यानी कि पानी को पीने के लिए हिरण क्या होता है, चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है तो क्या होगा, कुछ दूर के बाद उसको लगेगा कि वहाँ पे पानी है, लेकिन वहाँ पे भी अगर गया तो वहाँ पे क्या होगा, उसको रेत ही दिखलाई देगा। तो जो उसको पानी दिखता है वह किसके कारण दिखाई देता है, वही होता है आपका मृग मरीचिका। यानी कि मृग को लगता है कि वहाँ पे क्या है, जल है। और उस तरीके का प्रतीत किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। तो देखिएगा गर्मी के दिनों में क्या होता है, राजस्थान के क्षेत्रों में या फिर जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे हिरण पानी पीने के लिए चारों तरफ घूमता रहता है, उसको दिखलाई देता है दूर से कि कहीं पे पानी है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे पानी नहीं होता है। या फिर जो आप रास्ते पे चलते हैं, चिकना रास्ता होता है, तो जब आप बाइक से या फिर किसी भी वाहन से चलेंगे ना, तो आपको दूर लगेगा कि बारिश हुई है, 100 मीटर या 200 मीटर के बाद लगेगा कि बारिश हुई, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे लगेगी तो बारिश हुई नहीं। यानी कि ये भी घटना किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से समझिएगा, यानी कि जब किसी वस्तु पे क्या होता है, किसी चिकनी या चमकीली सतह पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद क्या होता है, जितना प्रकाश की किरणें पड़ती है वह सतह चिकना होने के कारण क्या होता है, उतना ही वह परिवर्तित हो जाती है, यानी कि वह वस्तु अवशोषित नहीं कर पाता है। जिसके कारण कौन सा कंडीशन बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जितना प्रकाश पड़ा वस्तु से टकराने के बाद फिर क्या हो गया, वह उसी दिशा में वापस लौट गया, ठीक है। तो मृग मरीचिका किसके कारण हो पाता है, तो ये होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा। अब इसके बाद से देखिएगा, इसमें कुल वस्तुनिष्ठ 15 प्रश्न है, 10 प्रश्न तो हमने देख लिया इसमें, ये वाला तो हो गया। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस का एक अन्य नाम क्या है, तो उत्तल लेंस का एक अन्य नाम क्या होता है, देखिएगा, ये होता है अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको, अभिसारी लेंस। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं, अभिसारी लेंस, ठीक है। तो अभिसारी लेंस किसको कहेंगे हम लोग, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। एक होता है क्या आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, यानी कि अवतल लेंस का एक अन्य नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी लेंस। क्या बोलेंगे इसको, अपसारी लेंस। यानी कि पूछ सकता है कि अवतल लेंस को एक अन्य नाम कौन सा है,
तो अन्य नाम क्या हो जाएगा आपका अपसारी लेंस। इसी प्रकार क्या आता है आपका दर्पण में आता है, क्या आता है, तो देखिएगा इसके अपोजिट होता है, ध्यान लीजिएगा। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, तो उत्तल लेंस को कहेंगे हम लोग अभिसारी लेंस। तो अगर यहीं पे पूछ दे कि उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, तो उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। लिख लीजिएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण। क्या हो जाएगा आपका अपसारी दर्पण। अगर अवतल दर्पण को कहेंगे तो क्या होगा, अवतल दर्पण हमारा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिसारी दर्पण। इन सभी प्रश्नों को हमने लिखवाया हुआ है, ठीक है। आप लोग फेयर वाला कॉपी देखिएगा, उसमें सब लिखा हुआ है, और इसको आप लोग कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि फिर से अभी तो मान लीजिए कि सितंबर चल रहा है, और अक्टूबर में या फिर इसी माह के अक्टूबर में ही एक और आपका टेस्ट होगा बिहार बोर्ड के द्वारा आपकी स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ पे इन सब का देखिएगा, इसी पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता है बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये लिख लीजिए आप लोग, इसको हटाते हैं। अब प्रश्न नंबर क्या होगा, प्रश्न नंबर है यहाँ 12 नंबर। कह रहे हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में होगा हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। अब 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो देखिएगा, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन m बराबर होता है v बटा u, यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई बता क्या होता है, वस्तु का ऊंचाई। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा हमारा v बटा u, यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा क्या हो जाएगा, वस्तु का ऊंचाई, ठीक है। याद रखिएगा, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। प्रतिबिंब का ऊंचाई का संकेत क्या होता है, v, और वस्तु की ऊंचाई का संकेत, यानी कि वस्तु का संकेत क्या होता है, तो u होता है। यही हो जाएगा कुछ v बटा u, ठीक है। 14वां प्रश्न कर रहा है, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। कोई दर्पण है जिसकी वक्ता त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रश्न है और बहुत ही आसान लिखिएगा। ये क्या होता है, f बराबर r/2। f बराबर क्या होता है, r/2 सूत्र होता है f बराबर r/2। इसका मतलब क्या है कि जो फोकस दूरी होता है ना, वह वक्ता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है वक्ता त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि क्या, r का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, r बराबर है हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर है आपका 14। तो देखिएगा जहां पे भी क्या है, अब r के मान को रखेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा हमारा r/2, यानी कि f का मान, r का मान हो गया 15 सेंटीमीटर, और बटा में क्या हो जाएगा, त्रिज्या दिया हुआ है ना, तो 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, यानी कि 7 पॉइंट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। 7 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुन लीजिए एक बात, जो वक्ता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी का दोगुना होता है, और जो फोकस दूरी होता है वह वक्ता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा वक्ता त्रिज्या दिया हुआ है, तो जब उसका हम आधा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा फोकस दूरी। और जब फोकस दूरी का हम दोगुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वक्ता त्रिज्या, ठीक है। यानी कि f बराबर r/2। इसको साबित करने के लिए भी देता है, इसको देखिएगा, इस प्रश्न इसको सिद्ध कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत बार प्रश्न को पूछा जाता है फाइनल बोर्ड के एग्जाम में भी, या फिर टेस्ट वगैरह जो होता है विद्यालय में, उसमें पूछा जाता है। तो से इसको हटाते हैं। अंतिम प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न में क्या है, अभी नंबर प्रश्न है विद्युत से। करे कि 3 ओम यहाँ पे छूट गया है। 3 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो समानांतर क्रम में। हमने बताया था कि समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है। तो देखिए समानांतर क्रम पहले ओम दिया हुआ है, यानी कि R1 बराबर क्या है आपका 3 ओम, और R2 बराबर क्या है 6 ओम। हमें निकालना क्या है, समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, लिखिए यहाँ पे, समानांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर। तो 1/r बराबर क्या होगा
1/R1 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 1/R2। 1/R1 बट्टा क्या होगा आपका 1/R2। तो देखिएगा हमने यहाँ पे R1 का मान रखा हुआ है। R1 का मान क्या है 1/R1 का मान है आपका 3 और R2 का मान क्या होगा आपका R2 का मान हो जाएगा हमारा 6। लघुत्तम क्या लेंगे इसमें लघुत्तम हो जाएगा हमारा कितना 6 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 3 दूनी 6 ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया 3 दूनी 6 कितना हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका 6 में 6 से भाग देगा तो कितना होगा एक बार में जाएगा ना ये 1 हो गया। ये कितना निकल के आएगा आपका 3/6 को इसको घटाएंगे तो कट के कहाँ हो जाएगा 1/2 1 बट्टा कितना हो गया 2 यानी कि 1/R बराबर कितना हो गया 1/2। अब क्या करेंगे हम क्रॉस गुना करेंगे ना यही हमारा समतुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा R निकलेगा यानी कि यही हो जाएगा आपका R बराबर 2। R बराबर क्या हो जाएगा 2 यानी कि 3 ओम तथा 6 ओम के दो प्रतिरोधों को जो हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आएगा यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है तो इस वीडियो में हमने जो टेस्ट सीरीज आज हुआ था यानी कि रविवार को 10 सितंबर को उसमें के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने एक एक करके देखा। आप लोग मैच कीजिए कि कितना सही है और जो गलत है तो आखिर आपने क्यों गलत उसको किया है उसको मिला दीजिए। ठीक है अगली बार आपको आपसे गलती नहीं होनी चाहिए और फिर क्या करेंगे हम अगले वीडियो में इसके बाद वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप किसी विषय को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और वीडियो को शेयर कीजिए जितने भी आपके दोस्त साथी हैं उनके पास क्या कीजिए शेयर कीजिए कि इस तरीके से टेस्ट सीरीज लगा करके क्या कर सकते हैं वो अपने अंक को बढ़ा सकते हैं और बिहार बोर्ड में क्या कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में बेहतर अंक से उत्तीर्ण हो सकते हैं।